तो हम लोगों ने भाई कैपिटल एम्प्लॉयड वाला तो टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब एक काम करना है, हेडिंग डालो आप। जो नया टॉपिक है हमारा आज का, उसे हम बोलते हैं क्या? एडजस्टमेंट्स। ठीक है। ये जो जब आप बुक पे आओगे क्वेश्चंस पे ना, तो यहाँ पे सबसे पहले तो क्वेश्चंस पे आओ। स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं एवरेज प्रॉफिट वाला, एवरेज प्रॉफिट वाला जो क्वेश्चंस है ना एडजस्टमेंट्स का, कहाँ से स्टार्ट है? क्वेश्चन नंबर 7 से आई गेस स्टार्ट है। देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 7 से है ना, दिस इज कॉल्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट्स आर मेड। तो हम लोग ये पास्ट एडजस्टमेंट्स के लिए जो है ये जो है नोटिंग कर रहे हैं, तो लिख लो जी पास्ट एडजस्टमेंट्स। और ये जो पास्ट एडजस्टमेंट्स है ना, ये क्या होएगा आपका? इससे क्वेश्चंस सिंपल एवरेज प्रॉफिट में भी है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में भी है, और सुपर प्रॉफिट मेथड में भी है कि नहीं? चेक कर लो जी। सिंपल एवरेज प्रॉफिट्स, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स और सुपर प्रॉफिट्स। करेक्ट। और सिंपल वाला आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर सिंपल एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन 7 से लेके क्वेश्चन नंबर कहाँ तक है चेक करो। 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 भी है, एंड देन 11 के बाद 12 भी है, तो 12 है। तो 7 से लेके 12 तो है सिंपल एवरेज प्रॉफिट। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्वेश्चन नंबर कहाँ से है? अच्छा है ही नहीं। सुपर प्रॉफिट में क्वेश्चंस कहाँ से कहाँ तक है? 23 to 25। तो सुपर प्रॉफिट वाला नहीं है, यानी कि हटा दिया। पुरानी बुक में हुआ करता था तो हटा दो, कोई बात नहीं, बट हो सकता है। ओके, तो सिंपली सिंपल एवरेज प्रॉफिट में एडजस्टमेंट्स और सुपर प्रॉफिट वाले में एडजस्टमेंट्स। तो आइए जी, यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या, ये जो है आपका, यहाँ पे आ जाओ जी। एडजस्टमेंट्स के लिए ये रहा जी, कैलकुलेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। इसको हम लोग एडजस्टमेंट्स, और यू कैन ऑल्सो से पास्ट एडजस्टमेंट्स, और यहाँ पे लिख लेना और करके, इसे ही हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट का भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? जो प्रॉफिट्स गिवन होएगा ना क्वेश्चन में फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो वो प्रॉफिट जो है वो सही नहीं दिया होता है, तो उसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करना होता है। एडजस्टमेंट सिंपल मतलब प्लस और माइनस, और उसको प्लस माइनस करने के बाद एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला जाता है, सही प्रॉफिट, एंड देन फिर उसके बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। सर समझाओ जरा। मान लो ये है एग्जाम्पल नंबर 1। मैंने क्या किया, मैंने आपको ईयर दे दिया है 2019-20 2020-21 एंड 2021-22, 3 साल दे दिए। तीनों साल की मैंने प्रॉफिट दे दी 10,000, 20,000 एंड 30,000। अगर सिर्फ ये दे दे और आपसे कहे भाई गुडविल निकालो एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे, गुडविल निकालो ऑन 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 द बेसिस ऑफ 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, और सुपर प्रॉफिट्स मेथड भी बोल सकता है। तो एवरेज प्रॉफिट तो निकालना ही पड़ता है, चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड हो चाहे सुपर प्रॉफिट मेथड हो। ठीक है जी। उसके लिए सीधा सीधा प्रॉफिट जोड़ेंगे और डिवाइड बाय 3, क्योंकि 3 साल है। तो नॉर्मली तो हम क्या करते हैं, तीनों साल की प्रॉफिट जोड़ते डिवाइड बाय 3, लेकिन इसमें क्या बोल दिया मैंने, इन तीनों प्रॉफिट में मैंने बोल दिया है इस साल ड्यूरिंग द ईयर क्या हुआ। ड्यूरिंग द ईयर क्या हो गया, एक ना फ्लड आ गया था। ड्यूरिंग द ईयर लॉस हुआ है, लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। मान लो लॉस हो गया है, लॉस ऑफ रुपीज
2000 ड्यू टू फायर, अर्थक्विक या जो भी एबनॉर्मल चीज़ें हैं ये ऑल जितने भी आइटम्स हैं ना जो एडजस्टमेंट्स हम करते हैं वो एक्चुअल में ये एबनॉर्मल कारणों की वजह से कुछ ना कुछ दिक्कत होती है। जैसे भाई ये जो 10,000 प्रॉफिट है इसमें क्या होगा, हमारा इस साल में 2,000 का लॉस हो गया था, आग लग गया फैक्ट्री में, गोडाउन में, 2,000 का लॉस। एक बात बताओ, आग लगना कभी कभी होता है ना, एबनॉर्मल चीज़ें हैं, हर साल तो होता नहीं, कभी कभी होता है। तो वो जो लॉस हुआ है उसकी वजह से 2019-20 का जो प्रॉफिट है, जो 10,000 आया है, तो उसमें 2,000 से कम प्रॉफिट आ रहा होगा। अगर नॉर्मली बिजनेस कोई दूसरा पर्सन करता या अगर आग नहीं लगता तो हमारा प्रॉफिट 12,000 होता है ना। लेकिन अचानक से आग लग गया, अर्थक्वेक, फायर हर साल तो होता नहीं है। तो एबनॉर्मल वाली चीज़ों को हटा के हमें नॉर्मल प्रॉफिट यानी एडजस्ट करके प्रॉफिट लेना होता है, तब जाके सही गुडविल निकलता है। यस, वो इसीलिए क्योंकि लॉस हो रखा है तो हमने उसको प्रॉफिट निकालते वक्त उसमें लॉस को घटा दिया होगा। तो घटा दिया तो 10,000 जो प्रॉफिट आया वो घटा हुआ प्रॉफिट है, कम प्रॉफिट है, तो हमें उसको बढ़ा देना है। अगर मान लो हमें जो है इंश्योरेंस कंपनी से कोई क्लेम मिला है, वही जो नुकसान हुआ अगले साल में क्लेम मिला, इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम जो है रिसीव्ड हुआ है ऑफ ₹1500। तो इस 1500 की वजह से 2020-21 का प्रॉफिट क्या हो रखा होगा, ज़्यादा हो रखा होगा। हमें पैसे आए हैं, हर साल तो आते नहीं ना क्लेम, कभी कभी अचानक से आ गया, तो इस साल प्रॉफिट ज़्यादा हो रखा था। तो वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाली चीज़ें हटाओ, लॉस हो रखा है तो घटा रखा है तो उसको ऐड कर दो, लेकिन यदि प्रॉफिट हो रखा है तो उसको माइनस कर दो क्योंकि वो ऑलरेडी ऐड हो रखा है। ठीक है जी। और मान लो थर्ड ईयर में कुछ भी नहीं है तो नॉर्मल है, इसको सीधा 30,000 ले लेंगे। तो अगर मैं इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालूँ, आप सुनना ज़रा, अगर मैं इसमें एवरेज, सबसे पहले तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है तीनों साल का, तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालूंगा मैं इसके अंदर, तो बताओ ज़रा कितना कितना आएगा। दो 2019-20 का 10,000 जो था उसमें लॉस जो है तो हमने उसको प्लस करके 12,000, 20,000 था, इसमें हमें माइनस करना है 1,500। समझ रहे हो, क्योंकि वो गेन था तो ऑलरेडी इंक्लूड हो रखा था, तो अब घटा दो। और 30,000 में कुछ भी प्लस माइनस नहीं है, तो टोटल एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया, 30, 12, 18, 50,500 है जी, 50,500। अब जाके हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, तो जो एवरेज प्रॉफिट्स आएगा वो तीनों साल की एडजस्टेड प्रॉफिट को डिवाइड करके, एडजस्टेड प्रॉफिट को ऐड करके फिर 3 से डिवाइड करेंगे जितने साल होगा, और फिर जाके आएगा। समझ में आई बातें। और फिर गुडविल निकालना होगा तो एवरेज प्रॉफिट इनटू कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। डू यू अंडरस्टैंड, समझ में आई बातें। तो इसके लिए हमें कब कब क्या प्लस करना है और कब कब क्या माइनस करना है, कब कब क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग नोटिंग कर लेते हैं। और क्या करते हैं, ये जो आ जाओ यहाँ पे एक बार आपको रीड करा दें और फिर यहाँ पे करते हैं जी। कहाँ गया, ये रहा। एक बार पहले इसको समझ लेते हैं कि कब क्या प्लस करना है कब क्या माइनस करना है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करें, और ये कैसे क्यों होता है, ये सारे जो आपको अभी बताए हैं वही ये सेम चीज़ लिखा हुआ है, तो इसको अब आप नहीं भी पढ़ोगे तो चल जाएगा। ओके, अब सुनो, तो क्वेश्चन में आपको जो प्रॉफिट दिया होगा ना, उस प्रॉफिट में ये गिवन रहेगा क्वेश्चन में। अब इस प्रॉफिट में आपको प्लस करनी है और कई सारी चीज़ें माइनस करनी। प्लस क्या क्या है, इतनी गिनती के इतनी रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। कौन कौन सी चीज़ें देखो जी, तो यहाँ पे दिया हुआ एक तो एबनॉर्मल लॉसेस, ओ लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय अर्थक्वेक, तो ये वही आइटम है, एबनॉर्मल लॉसेज है। तो और इसका रीज़न भी है रिमार्क्स, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रॉफिट में डिडक्ट कर रखा होगा, इसलिए हम इसे ऐड बैक करते हैं। मैंने लिख भी दिया है, तो इसे ऐड करना है।
लॉस बाय थेफ्ट, फायर, अर्थक्वेक, फ्लड। ओके, फिर है कोई लॉस हुआ है सेल ऑफ एसेट्स का। भाई फिक्स एसेट्स को हमने बेच दिया, भाई फिक्स एसेट्स बेचने के लिए थोड़े खरीदा था, अब बेच दिया, उस पर नुकसान हो गया है जी, लॉस है, तो लॉस को आप ऐड कर दो, क्योंकि वो ऑपरेटिंग बिजनेस का नहीं है, वो तो फिक्स एसेट्स का लॉस है। भाई नॉर्मल बिजनेस का होता तो अलग बात, नॉर्मल बिजनेस की चीज़ लेते हैं, लेकिन ये सारे एबनॉर्मल केसेस हैं, ऑल आर एबनॉर्मल केसेस। फिर उसके बाद अगर ओपनिंग स्टॉक में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग स्टॉक में ओवर वैल्यूएशन हो गया है, ओपनिंग स्टॉक को आपने ओवर वैल्यू कर रखा है तो उसे ऐड करना है। तो ओपनिंग स्टॉक का अगर अंडर वैल्यूएशन होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा नहीं है, अभी लिखा देंगे, अंडर वैल्यूएशन होएगा ऑफ ओपनिंग स्टॉक, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, लेस। अभी बताएंगे, रीज़न बता देता हूँ ना आपको। ट्रेडिंग अकाउंट याद है, ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे आता है और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है। हमारा ना नेट प्रॉफिट आया है मान लो 2000, सब चीज़ें लेके, सेल वेल सारी चीज़ें, ठीक है जी, ये था 10,000, और आपका नेट प्रॉफिट कर रहा हूँ, ग्रॉस प्रॉफिट, और ग्रॉस प्रॉफिट होएगा तो अल्टीमेटली आगे चल के यही तो नेट प्रॉफिट होएगा, है जी। तो मैं सीधा सीधा ग्रॉस प्रॉफिट भी हटा देता हूँ। इन सब चीज़ों को हटाने के बाद मैंने क्या किया, ये है ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे आता है जी क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है जी, और लास्ट में नेट प्रॉफिट। ओके, नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आया हुआ है 2000 का, टोटल था 10,000, इधर भी है 10,000, नेट प्रॉफिट आया 2000 का। ओके, अब इसमें सुनो, ओपनिंग स्टॉक जो था ना हमारा 500 था, तो प्रॉफिट आया 2000। अब एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने गलती से ओपनिंग स्टॉक को 500 की जगह पे 1500 लिख दिया, तो प्रॉफिट हमारा 2000 से क्या हो जाएगा, 1000 रुपये घट के 1000 आ जाएगा, क्योंकि 1000 से ओपनिंग स्टॉक ऊपर में बढ़ गया, तो ये क्या आ जाएगा, 2000 की जगह 1000 आएगा। तो जब इसको कहते हैं ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक में हमने ज़्यादा ओवर वैल्यू कर रखा है, झूठ मूठ का, गलती कर दी है, झूठ मूठ के कर रखे, जानबूझ के, जो भी ओवर वैल्यूएशन। तो ओवर वैल्यूएशन से प्रॉफिट क्या हो रखा है, बढ़ रखा है या घट रखा है, कम। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे, ये जो 2000 से ये घट के 1000 हो रखा है, कम हो रखा है, तो हमें अगर 2000 लाना है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे ना ओवर वैल्यूएशन को। तो आप याद रख सकते हो, समझने के लिए रीजन बता दी, बाकी आपको याद रख लेना है। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इसलिए प्लस किया जाता है, दिस इज द रीजन। और इसका उल्टा अंडर वैल्यूएशन होएगा तो आपको माइनस करना है, क्योंकि उससे प्रॉफिट बढ़ जाती। और अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है, देखो जी, ओ फॉर ओवर वैल्यूएशन, ओ फॉर ओपनिंग स्टॉक, ये प्लस वाला है, रटने का तरीका ये है। दोनों चीज़ बताते हैं, समझा के रटने वाला है, क्योंकि एग्जाम में भाई उतना थोड़े टाइम वेस्ट करना है। ओ फॉर ओवर वैल्यूएशन, ओ फॉर ओपनिंग स्टॉक, ओ फॉर ऊपर कर दो, हैं जी, ऐड कर दो। अब सुनना, इससे चारों याद रखना है, सुनो। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक अगर ऐड करेंगे तो अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे, एंड ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को हम अभी ऐड कर रहे हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ ओवर वैल्यूएशन। तो अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है तो क्या करोगे, माइनस कर दोगे, एंड इसका क्लोजिंग स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन करेंगे तो उसको भी ऊपर में ऐड कर देंगे। डू यू अंडरस्टैंड। अब क्लोजिंग वाला ही बता देता हूँ भाई। क्लोजिंग स्टॉक मान लो हमें 2000 लिखना था, और 2000 की वजह से ये जो प्रॉफिट्स है ये आया हुआ है 2000, ठीक है जी। क्लोजिंग स्टॉक सही मैं लिखता तो प्रॉफिट आता 2000, यहाँ पे 500 था, ठीक है। लेकिन गलती से इसको अगर मैं 2000 की जगह पे 4000 लिख दिया, चलो, तो हमारा ये जो है ये 2000 से बढ़ जाएगा प्रॉफिट, क्योंकि भाई इधर पे ये अब 12 हो जाएगा, तो उसकी वजह से ये प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा 2000 से, ठीक है ना। क्लोजिंग स्टॉक ओवर करोगे तो उससे प्रॉफिट बढ़ जाता है, तो उसको घटाओ। तो ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इसलिए घटाना पड़ता है। डू यू अंडरस्टैंड, ठीक है जी। तो ये अभी लिखा देंगे आपको सारी चीज़ें, टेंशन ना लो। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें और रह गया है।
नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर, नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है जी? नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है? नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर क्या होता है? वो एक्सपेंडिचर जो नॉन रेकरिंग है, कभी कभी किया जाता है। फिक्स एसेट्स खरीद लिया आपने, फिक्स एसेट्स खरीद लिया आपने, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ह्यूज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस कर दिया, कभी कभी होता है, जिसका हमें फ्यूचर ईयर में भी फायदा मिलते रहता है। तो वो अगर इस साल आपने एडवर्टीजमेंट करा, इसलिए तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट को हटाओ, कैपिटल इंप्लॉयड करते वक्त भी इसलिए हटाते हैं, वो झूठ मूठ का होता है, ठीक है ना। वो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है, एबनॉर्मल चीज़ें होती है, कभी कभी होता है। तो हमें नॉर्मल के हिसाब से कितना प्रॉफिट होएगा तो कितनी कैपिटल आनी चाहिए। तो अगर कोई नॉन रिकरिंग है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कर दिया, कोई बड़ा एडवर्टाइजमेंट कर दिया, तो उसको आप क्या कर दोगे, उसकी वजह से पीएनएल में उसको एक्सपेंस दिखा रखा है आपने, तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस कम आ रखा है, नेट प्रॉफिट कम आ रखा है। तो उसको भाई प्लस करो, बढ़ाओ, सही करो, ठीक करो, एडजस्ट करो। और एक होता है एक्सपेंडिचर चार्ज एज रिवेन्यू, ठीक है। आपने खरीदा है फिक्स एसेट्स 1,00,000 का, फिक्स एसेट्स खरीदोगे तो एक्सपेंडिचर थोड़े दिखाते हैं, वो बैलेंस शीट में दिखाते हैं, उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं हर साल। लेकिन मशीन खरीदा और पूरा मशीन जो है आपने पीएनएल में डेबिट कर दिया गलती से, तो कैपिटल वाले को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर दिखा रखा है जी, तो गलत है ना। तो उसकी वजह से प्रॉफिट कम आ रखी है, तो उसको ठीक करने के लिए ऐड कर दो। तो कोई नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर हो और वो एक्सपेंडिचर जिसको आपने रिकरिंग मान रखा है, ठीक है, जिसको आपने चार्ज कर रखा है एज अ रिवेन्यू, रिवेन्यू कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मान रखा है, तो इन सबको आप ऐड कर दो। एक्सपेंसेस चार्ज एज रिवेन्यू, हाँ जी बिल्कुल, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रिवेन्यू। और इसका उल्टा उल्टा नीचे आएगा, ऊपर में लॉस है तो नीचे अब नॉर्मल गेन हो गया, प्रॉफिट ऑन सेल भी आ जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स है तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स भी आ जाएगा। इसके बाद जो है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। इसके बाद नॉन रिकरिंग इनकम, जैसे एक्सपेंडिचर ऊपर में ऐड करना है तो अगर कोई इनकम हो रखी है तो उसे माइनस, एंड पार्टनर्स का रेमुनेशन भी दिया होगा इसलिए माइनस, तो ये वही वाला है, पार्टनर्स का रेमुनेशन जब भी दे तो प्रॉफिट में से हमें हटा देना होता है। सैलरी वगैरह मेहनत आना होता है, रेमुनेशन का मतलब भाई जो मेहनत करते हैं पार्टनर्स अलग से, उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं, तो सिंपली सैलरी, ठीक है जी। तो इसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं, आ जाओ। तो हमें एडजस्टमेंट्स ऑफ एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए क्या क्या चीज़ें प्लस करनी होती हैं। हमें एडजस्टेड कैपिटल निकालने के लिए, सॉरी एडजस्टेड प्रॉफिट्स, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले तो जो गिवन है प्रॉफिट्स या फिर लॉस, तो उसे आपको यहाँ पे लिख लेना है। सर प्रॉफिट होएगा तो लिख लेना है, लॉस भी कभी कभी दिया रहेगा तो लॉस रहेगा तो उसको माइनस करके लिख लेना है जी, और बाकी प्लस माइनस एज इट इज़ करना, ये मत कि बदल दो, माइनस वाला प्लस कर सकते हैं, प्लस वाला माइनस भी कर सकते हैं लॉस के केस में, बट वैसा नहीं करना। सिर्फ प्रॉफिट है तो प्लस में लिखो और लॉस है तो माइनस में लिख दो जी, समझ रहे हो बात को। तो ये जो अमाउंट है यहाँ पे कहीं पे भी लिख लेना, लॉस को हम नेगेटिव में लिखेंगे, इफ लॉस, ठीक है, देन आपने क्या लिखना है, निगेटिव आइटम, देन निगेटिव आइटम कर लेना है, तो उसको निगेटिव में लिख लेना है, ओके। अब इसमें क्या क्या चीज़ें प्लस करेंगे हम लोग, तो प्लस क्या करना है, नंबर 1 एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉसेस में एक तो आपका क्या आता है जी, थेफ्ट, फायर, अर्थक्वेक, ETC। और वैसे एबनॉर्मल लॉसेस में आपका फिक्स एसेट्स का भी लॉस है, बट उसको अलग से लिख दिया है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। P&L अकाउंट डेबिट बैलेंस का मतलब होता है लॉस, क्रेडिट बैलेंस का मतलब होता है प्रॉफिट। क्रेडिट बैलेंस का मतलब प्रॉफिट होता है, P&L का क्रेडिट बैलेंस दिया हो तो उसे प्रॉफिट बोलते हैं, P&L का डेबिट बैलेंस दिया होता है तो उसे लॉस बोलते हैं। याद करने का तरीका ये होता है कि बैलेंस शीट जो होती है
वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड वाला जितना भी आइटम होता है, लायबिलिटी साइड वाला वो कौन सा आइटम होता है? क्रेडिट बैलेंस वाला आइटम होता है। और एसेट साइड वाला जितना भी बैलेंस है वो डेबिट वाला बैलेंस होता है। तो अगर एसेट साइड में दिया होगा पीएनएल, तो उसे हम पीएनएल डेबिट बैलेंस बोलते हैं, यानी कि वो लॉस होता है। और हाँ जी, लेजर याद है 11th क्लास का? यस, ओके ना, ट्रायल बैलेंस में वो डेबिट हो जाता है इसलिए, तो दैट इज कॉल्ड डेबिट बैलेंस। तो लिखो जी, सबसे पहला आइटम तो हो गया, हम एबनॉर्मल लॉस को ऐड करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को ऐड करेंगे। थर्ड है जी ओ फॉर ओवर वैल्यूएशन, ओ फॉर ओपनिंग स्टॉक। ओके, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को ऐड करा है तो आपको अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्या हो जाएगा? बोलो, बिल्कुल सही जवाब। इसके अलावा, हाँ जी, इसके अलावा नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रिवेन्यू मान रखा है, या किसी भी एक्सपेंडिचर जो दूसरा है, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। छः आइटम हो गए टोटल, है जी। इसके बाद लेस वाले कौन कौन से? तो इसका उल्टा लेस वाला होएगा। अगर याद हो जाएगा प्लस वाला तो आप अपने आप लेस वाले लिख सकते हो। अब नॉर्मल लॉस की जगह क्या हो जाएगा? एबनॉर्मल गेन्स, है ना। फिर उसके बाद प्रॉफिट या गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, और ऊपर में ओवर वैल्यूएशन था तो नीचे में क्या आएगा? अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और ओवर वैल्यूएशन फिर उसके बाद नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है, नॉन रिकरिंग इनकम। ये जो अपने पास है, हाँ जी, एक्सपेंस चार्जेस रेवेन्यू नॉन रिकरिंग इनकम एंड पार्टनर्स रेम्यूनरेशन। और कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रिवेन्यू, तो कई बार जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को अगर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लोगे तो ये भी आ जाएगा, लेकिन ऐसा कोई एग्जांपल है नहीं आपके उसमें। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज कैपिटल, तो बस इतना ही है। और ये जो आएगा लास्ट में, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट्स। तो ये क्या होगा? इसमें से सारे नहीं आते, एक एक आते हैं, तो ये हर एवरी ईयर का आपको निकालना पड़ता है, एवरी ईयर का। अगर मान लो ये 2010 है, एक 12 13, तो इकट्ठा हम निकाल सकते हैं प्लस में। और एक ही आइटम होता है, या तो प्लस या माइनस करना होता है, दैट्स इट। हाँ जी, कॉपी कर लो जी। तो नॉर्मली जो प्रॉफिट या लॉस दिया होगा एज पर पी एंड एल अकाउंट, वो लेना है। लॉस होएगा तो उसे नेगेटिव में ले लेना है, प्रॉफिट होएगा तो उसे सिंपली पॉजिटिव में लेना है।
पार्टनर रेम्यूनरेशन को हम लोग इसलिए लेस करते हैं क्योंकि पार्टनर का जो रेम्यूनरेशन होता है ना, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम नहीं होता है, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के आइटम होते हैं। तो उससे लेस कर रखा है हमने। हमने ऑलरेडी क्या कर रखा, नहीं मैंने क्या बोल दिया, मैंने कुछ और भी बोल दिया यार। पार्टनर्स का रेम्यूनरेशन इसलिए लेस करना है बिकॉज पार्टनर की रेम्यूनरेशन है तो उसको अभी तक हमने लेस कर नहीं रखा है, ठीक है जी। तो इसलिए उसको लेस करके एडजस्ट करना होता है, करेक्ट करना होता है। पार्टनर्स का सैलरी तो देना पड़ता है ना। हाँ जी, अगर कुछ ना दे, इसके अंदर हमें ये एज्यूम करना है कि ये क्या है, चार्ज वाला है। और सिंपली अगर अप्रोप्रिएशन भी होता तो भी उस केस में जो रेम्यूनरेशन है पार्टनर्स का, उसे लेस ही करना होता है, ठीक है जी। तो ये हाँ जी, हाँ जी वरुण, हो गया कॉपी किया हुआ? ओके भाई, कॉपी कर लिया ये आपने। तो अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे। तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके हाँ जी, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे। इसके बाद कैपिटलाइजेशन मेथड। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक, करेक्ट। तो आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ। ये क्वेश्चन से स्टार्ट होता है आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 7 से। सबसे पहले सेम चीज़ एवरेज प्रॉफिट मेथड के लिए भी अप्लाई करेंगे और सुपर प्रॉफिट के लिए भी अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है क्या, आसीन एंड श्रियाज वर पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग profits and losses in the ratio of 2:1. They admitted Shyam as a partner for 1.5 शेयर इन दी प्रॉफिट्स। तो एडमिशन करे, रिटायरमेंट करे, उससे कोई मतलब नहीं है। सभी चैप्टर्स में आएगा, आगे भी आएगा। गुडविल का वैल्यूएशंस करना है हमें। तो हमने देखा था नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर नंबर 4, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर नंबर 5, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर चैप्टर नंबर 6, डेथ ऑफ अ पार्टनर चैप्टर नंबर 7, अमलगमेशन एंड सेल ऑफ फॉर्म। तो सब भी केस में हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। अब आगे कह रहा है क्या, फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज प्रॉफिट। 3 साल ईयर्स ऑफ परचेज है और लास्ट के 5 साल। तो पार्टनर्स का नेम, कितना शेयर है, इन सब से कोई मतलब लेना देना है नहीं हमें, इसमें कोई यूज़ ही नहीं होता।
तो पास्ट ईयर्स 5 साल के पास्ट ईयर्स के बेसिस पे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल का वैल्यूशन आ जाएगा अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड। 3 ईयर्स नंबर ऑफ परचेज है। ओके, आगे कह रहा है 2007 2017 18 19 20 21 5 साल है, जिसमें से 2022 का लॉस दिया हुआ है। ब्रैकेट का मतलब क्या है, लॉस है। अब नीचे आ जाओ जी, नीचे इसने कहा है कि आपसे कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म आफ्टर एडजस्टमेंट्स द फॉलोइंग। प्रॉफिट ऑफ 2017-18 was calculated after charging 25,000 as normal loss of goods by the fire। यानी कि सिर्फ एक ही साल में एडजस्टमेंट्स है, सिर्फ 2017-18 में कह रहा है। 2017-18 का ये जो प्रॉफिट है 1,25,000, इसमें आपने कोई एबनॉर्मल लॉस हुआ है, लॉस बाय फायर, तो उस लॉस को इस साल में आपने घटा रखा होगा, है ना, माइनस कर रखा होगा, सब्सट्रैक्ट कर रखा होगा, जिसकी वजह से ये प्रॉफिट कम आ रखा होगा। तो ठीक करने के लिए उतना ही बढ़ाना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। दिस इज एबनॉर्मल लॉस लिखा हुआ। अभी एबनॉर्मल लॉस को हम क्या करते हैं, प्लस, अगर रट्टा लगाना है तो समझना है तो इस हिसाब से, तो इस 25,000 को प्लस करके एडजस्टेड प्रॉफिट निकालेंगे, करेक्ट, और फिर जाके एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। तो आ जाओ जी, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशंस करके दिखाओ आप। तो सबसे पहले हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लें, नहीं, इसके लिए डायरेक्ट निकालना है एडजस्टेड प्रॉफिट। कौन से ईयर का, 2017-18। तो पहले जो प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1,25,000, तो 1,25,000 लिखो आप। और एबनॉर्मल लॉस है तो एबनॉर्मल लॉस को क्या करते हैं, हाँ जी, इसने बोला है 17-18 ना, आपके क्वेश्चन में, आपके बुक में ना ये ईयर चेंज होगा। यहाँ पे देखो ये 18-19 है, चेक कर लो, है ना। तो 18-19 बोला है तो आप इसी वाले में ऐड करना है। ओके, अच्छा, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है क्या, ओ एक सेकेंड। ये वाला जो है ये स्टार्ट कब किया ये बताओ, ये ईयर कब से स्टार्ट है, ये ईयर कौन सा है, ये वाला कौन सा ईयर है, फर्स्ट स्टार्ट 18 है। अच्छा, यहाँ पे 17 की जगह आपके उसमें दिया हुआ है 18, फिर दिया हुआ है 19, 20, 21 एंड 22। नीचे कौन सा ईयर लिखा हुआ है, अच्छा, अमाउंट भी चेंज कर दिया है। ओके, और ये नीचे कितना लिखा हुआ है, अच्छा ये 18-19 है। ओके, 2018-19 है, करेक्ट। तो 18-19 है तो ये 19 वाले में आएगा, क्योंकि 31, ये सारे 31 मार्च वाला है ना। 31 नए क्वेश्चन बनाते हैं ना तो वो थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। तो अब ज़रा इसके हिसाब से कर लो आप। ये लो जी, बुक आ गया, मैं भी देख लेता हूँ बुक पे। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में ओके इसने कुछ चेंजेस कर रखे हैं, चलो बहुत बढ़िया। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे 17-18 की जगह पे क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे 18-19 लिख लो आप, और 18-19 तो 2019 वाला लिखना है, उसका प्रॉफिट है जी 1,00,000, प्लस कर देना है 25,000, राइट।
तो 25,000 हम लोग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 1,25,000। बाकी के सारे प्रॉफिट सेम है, लॉस वाला तो लॉस ही रहेगा। तो 18-19 का एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया 1,25,000। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे सही सही। 5 साल की प्रॉफिट है तो डिवाइडेड बाय 5, और 5 साल का प्रॉफिट लिखो 125। फिर लिखना है 1,25,000 अगेन, क्योंकि 18-19 वाला जो है वो चेंज हो गया। 187,500 प्लस का प्लस की जगह पे अब माइनस हो जाएगा क्योंकि लॉस है, 62,500। एंड देन लास्ट ईयर्स वाला जो है 1,25,000 है। तो टोटल करके कितना आ गया ज़रा बता दो एक बार आप। ये आया 5 लाख डिवाइडेड बाय 5, तो 1 लाख रुपीज़। ये एवरेज प्रॉफिट आया, राइट। एंड देन गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। तो 1 लाख इंटू 3 ईयर्स का परचेज दिया हुआ था, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज 3 ईयर्स। तो हमारा आंसर कितना आ गया, हाँ जी 3 लाख आ गया आंसर। समझ में आ गया। ये तो 1 ईयर का दिया हुआ था, राइट। अब एक ऐसे क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें कई साल के दे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 जो है, 8 जो है ध्यान से पढ़ो जी। 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है आपसे, मधु एंड विधि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। They decided to admit Manu as a partner from 1st April 2021. हाँ जी, इनमें से CBSE में नहीं आया हुआ है, बट ये पूछ सकता है, आते हैं। पहले आते थे तो काफ़ी पुराने उसमें एग्ज़ाम में आते थे, तो एग्ज़ाम में जो है ना वो अपडेट करते रहते हैं ना ईयर। नॉर्मली जब आप क्वेश्चन देखोगे ना CBSE का, तो 2013, 14, 15 उससे पहले आते थे, तो आ रखे हैं। उससे पहले मान लो 2012, 13 से पहले आ रखे हैं कई बार, तो उसके पहले का डेटा नहीं दिया हुआ है। बट स्टिल पढ़ना है, इंपॉर्टेंट होता है। और आपका जो यूटी होएगा ना फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, उसमें पक्का देती है मैडम इस टाइप के क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है, रेशो दी हुई है 1 अप्रैल 2021 को मनु का एडमिशन हुआ है, तो 3 पार्टनर हो गए, हमें इससे कोई मतलब लेना देना है नहीं। ठीक है जी। मेन ये पढ़ो, कह रहा है क्या, मनु विल ब्रिंग 2/5 ऑफ द शेयर्स ऑफ प्रॉफिट। गुडविल ऑफ द फॉर्म इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ 3 ईयर्स नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। तो ये यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन भी जो है ना वो भी बेकार का है, ये यहाँ से यहाँ बेकार है आपका। सेकेंड से स्टार्ट होता है इंपॉर्टेंट। कह रहा है गुडविल का वैल्यूएशन करना है 2 ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो है 2 ईयर्स है, और ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर्स एवरेज प्रॉफिट करना है। तो नीचे 3 साल की प्रॉफिट भी दी हुई है, 21, 20 और 19। 21, 20 और 19, ये आपने ईयर जो है हो सकता है चेंज हो रखा होगा। 20, 21, 22 दी हुई है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप लिख लो ये 22, ये 21 और ये 20। करेक्ट, 20, 21, 22। कितने कितने कह रहा है, 30,000, 80,000 और 1,10,000, 30, 80 और 1,10,000। बट इसमें आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, सेकेंड वाले का लॉस है। ओहो, ठीक है। तो लॉस का मतलब निगेटिव आइटम है, लॉस का मतलब ये माइनस का 80,000 है, और इसमें एबनॉर्मल लॉस होगा तो प्लस करो, एबनॉर्मल गेन है तो माइनस करो, सेम वही प्लस माइनस वाला कंसेप्ट रहेगा। तो अब आगे आ जाओ जी। अब ये क्या कह रहा है, फिर ये कह रहा है क्या, आफ्टर डेबिटिंग और लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर 40,000 का। डेबिटिंग बोले तो उसका मतलब भी वही सेम चीज़ होता है, और लिख दिया है लॉस ना, लॉस, तो लॉस वाले को क्या करते हैं जी, ऐड करते हैं। फिर है क्या, इंक्लूड सेकेंड वाले में 2021 का, इंक्लूड्स वॉलेंट्री रिटायरमेंट कॉम्पनसेशन पेड। पेड का मतलब ये एक्सपेंस है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट पेंशन जो होता है वो होता है क्या आपका, वो होता है नॉन रिकरिंग, वो कभी कभी दिया जाता है, लेकिन इसने पीएनएल में ले लिया, इंक्लूड कर लिया, नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर है ये।
ये कभी कभी खर्चे होते हैं, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, नॉन रिकरिंग, रिटायरमेंट 40 साल 10 साल 20 साल बाद हुआ, इकट्ठा उसको पैसे दिए, उसको पीएनएल में डेबिट कर दिया इसने, उसको लेना नहीं चाहिए था। हाँ जी, तो इससे भी हम लोग प्लस करेंगे। इसके अलावा है थर्ड वाले का लास्ट 2020 का प्रॉफिट 1,10,000, इसमें कह रहा है गेन, लिख भी दिया, इंक्लूडिंग अ गेन और प्रॉफिट ऑफ 30,000 ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो गेन वाले को माइनस करते हैं, लॉस होता तो इसे प्लस करते हैं। तो तीनों साल का इस बार एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है, तो कैसे करेंगे जी? तो सबसे पहले तो देखो, कुछ भी ना समझ में आए ना, तो सबसे पहले तो आप क्या करोगे साहब, गुडविल का कैलकुलेशंस करने को बोला था, क्वेश्चन नंबर 8 गुडविल का कैलकुलेशन बोला था, तो हम लोग गुडविल का फार्मूला लिख देंगे। वैल्यू ऑफ गुडविल कौन सा? तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से पूछा था, तो आधे नंबर तो सिक्योर कर लो, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो उसके लिए हमें एडजस्टेड प्रॉफिट चाहिए, तो अब हम लोग एडजस्टेड प्रॉफिट्स कैलकुलेट करेंगे। बस हो जाएगा जी तुरंत। तो कौन कौन से ईयर का है जी? 2022 के हिसाब से करें, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही कर लेते हैं जी। तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकालने के लिए जो पहले दिया हुआ है उसे तो आप लिख लो 30,000, और लॉस वाले हैं तो उसे माइनस करके लिखना है 80, ये ध्यान रख लेना है, और बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। ये लॉस वाला है ना, ये लॉस वाला है। और अब चेक कर लो जी, तो 2022 में उसने बोला था 30,000 का तो प्रॉफिट है, और इसमें स्टॉक लॉस जो है वो कितने रुपीज़ का है, 40,000 का कोई लॉस हो गया था, एबनॉर्मल लॉस, तो लॉस वाले को ऐड कर लेते हैं। फिर 2021 में जो है 1,10,000 का पे है, ये नॉन रेकरिंग है, तो इसमें भी प्लस करोगे 1,10,000, ये आ गया 70,000, ये आ गया 30,000 प्लस का, ठीक है जी। और 1,10,000 लास्ट का है, इसमें कह रहा था गेन हो गया है 30,000 का, तो ये माइनस हो जाएगा। $80,000 आ जाएगा, राइट। तो आप चाहो तो यहाँ पे भी टोटल कर लो 1,80,000, तो नीचे हम लोग निकाल लेंगे एवरेज प्रॉफिट्स 1,80,000 डिवाइड बाय 3, तीनों साल का ले लिया ना, या आप चाहो तो अलग अलग भी तीनों साल का ऐड करके लिख लो जी। फर्स्ट का 70,000 है, सेकेंड वाले का 30,000 आया, और थर्ड वाले का 80,000 आया, तो 180 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू 60,000, ठीक है जी। और ये 60,000 ऊपर वाले फार्मूले में हमने यहाँ पे लिख दिया, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितने हैं, 2 हैं 3 हैं सर, 2 है, तो आंसर कितना आ गया 1,20,000, ठीक है जी, आया सुनने। तो 7 हो गया, 8 हो गया, एकदम सेम डिट्टो ऐसा ही क्वेश्चन है एक, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, ठीक है जी। तो अब आप सेम ऐसी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये आप होमवर्क लगा लो।
क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ जी। 10 भी एग्जाम डिट्टो इसी टाइप का है। इसमें ये लॉस दिया हुआ है, लॉस वाला है, ठीक है जी। इसमें ये लॉस वाला दिया हुआ है, करेक्ट। लेकिन इसे लगा लेना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द रीज़न इज़, इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें ना इसने एक डेप्रिशिएशन की बात बोली, ठीक है जी। इस वाले लाइन से ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है जी। और अभी आगे का भी देखते हैं ज़रा। एक 11 और 12 भी है ना, एक क्वेश्चन ऐसा कराएंगे आपको। 11th वाला भी जो आप आसानी से अब आप कर सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है। 12th वाले पे आ जाओ जी, 12th वाले पे आ जाओ। ट्वेल्थ वाला भी कोई फिक्स एसेट्स वाला है क्या, परचेज? नहीं ना, ये तो नहीं है, ये तो पुराना क्वेश्चन था। ट्वेल्थ वाले में भी इसने बोला हुआ है क्या, अ फिक्स एसेट्स सोल्ड ऑन प्रॉफिट वाज क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं, ये नहीं है। फिक्स एसेट्स परचेज करा है क्या कहीं पे? नहीं। तो वो 10 वाला जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, 10 वाला जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 10 वाला और 12 वाला भी आप दोनों लगा लेना, ठीक है जी। 10 वाला भी और 12 वाला भी, बट मेनली जो है वो 10 वाला है, ठीक है। मेनली जो है 10 वाला है। तो एक काम करते हैं ना, 10 वाला भी कर लेते हैं, क्योंकि आज ही आज कंसेप्ट पढ़ा है, बाकी आप कर सकते हो आसानी से। तो 10 वाले में थोड़ा सा कुछ दिक्कत है, तो इसलिए 10 वाला भी अभी करके जाओ। इसका आंसर यहाँ पे नहीं दिया है क्या मैंने, सॉल्यूशन आंसर में थोड़ा जल्दी करा देता, बट कोई बात नहीं। 10 वाले में क्या दिक्कत है, सुनो। ये जो 10 है ना, ऐसा एक इलिस्ट्रेशन भी होएगा आपके बुक में। वैसे देखो, इलिस्ट्रेशन में मार्क करा देता हूँ, आ जाओ। तो वो भी कर लेना, ऐसे प्रैक्टिस हो जाएगी। इस टाइप का ना एक इलिस्ट्रेशंस भी है आपके बुक में। और ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, जब आप एक एसेट्स परचेज करते हो तो उसमें क्या होगा कि उस एसेट्स को मान लो आपने परचेज करा और रिकॉर्ड ही नहीं करा, तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, उस साल डेप्रिशिएशन लेनी पड़ेगी, और उसको नेक्स्ट ईयर में भी उसका डेप्रिशिएशन लेना पड़ता है, ठीक है जी। एडजस्टमेंट्स, तो मैं आपको वो वाला भी एक टिक लगा देता हूँ। रुक जाओ। क्वेश्चन नंबर कौन सा है यहाँ पे? इलिस्ट्रेशन तो 10 है, एक मिनट देना, ढूंढ लेते हैं हम लोग। नहीं है, हटा दिया लग रहा है। इलिस्ट्रेशन जो था हटा दिया, कोई बात नहीं। इसी क्वेश्चन के थ्रू आपको बता देता हूँ मैं, ठीक है। इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बता देते हैं, फिर आप समझ। ये है इलिस्ट्रेशन नंबर 7। इलिस्ट्रेशन नंबर जो है आप 7 कर लेना, बाकी मैं आपको 10 जो है अभी के अभी यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ जी, 10 पे। ओके, 10 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या बोला है, पढ़ो। A, B एंड C प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली, इसका कोई हमें इंपॉर्टेंस नहीं है गुडविल कैलकुलेशन में। दे अग्रीड टू एडमिट डी दमन को इक्वल रेशो में, तो 1:1:1:1 हो जाएगा। मेन यहाँ से, फॉर दिस पर्पज वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, ठीक है जी। एंडेड 31 मार्च 2000, मतलब 31 मार्च को एंड हो रहा है ईयर, और 2017, 18, 19, 20, 21 आप में ये ईयर हो सकता है चेंज हो, 2018, 19, 20, 21 दे रखा होगा, ठीक है जी। हाँ जी, ये 18 होगा, ये 19 होएगा, ये 20 होएगा, ये 21 होएगा, और ये 22 होएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है, एक तो हमने ये लिख लिया 2 years का परचेज है, सॉरी 4 years परचेज है, 4 years है ना। तो ये, और नीचे एडजस्टमेंट्स क्या कह रहा है वो ज़रा पढ़ लेते हैं। तो इसमें जो इसने बोला हुआ है, क्या कह रहा, ऑन 1 अप्रैल 2020, तो आपकी बुक में ये 2021 लिखा होगा, ऑन 1 अप्रैल 2021 कर लेते हैं जी। अ कार कॉस्टिंग ₹1 lakh वाज परचेज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ओहो, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्डेड और ट्रीटेड एज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कार खरीदा, कैपिटल होता है, कई सालों तक चलता है, इसको रिवेन्यू मान रखा है। तो बताओ, कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रिवेन्यू को क्या करना होता है?
प्लस या माइनस? प्लस करते हैं, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रिवेन्यू, उसको रिवेन्यू मान रखा है तो पीएनएल में उसने डेबिट कर दिया, घटा दिया, उससे हमारी प्रॉफिट कम आ रखी है, तो हम उसको ऐड बैक कर देंगे, ऐड कर देंगे, सिंपल। तो 1 लाख को हम क्या कर देंगे, ऐड। किस ईयर में? 1 अप्रैल 2021 है भाई साहब, तो ये 21 में आएगा कि 22 में आएगा? ये आएगा 22 में, क्योंकि ये 31 मार्च 2022 का है। अब ये 22 में आ जाएगा, इसको सिर्फ ऐड कर देंगे, राइट। और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें एक डेप्रिसिएशन भी माइनस करना है। ओ सर, एक तो 1 लाख ऐड भी करेंगे। अब भाई 1 लाख ऐड कर लोगे तो इसका मतलब अब इसको आप क्या मानोगे, कार मानोगे, फिक्स एसेट्स, क्योंकि उसने गलती से रिवेन्यू मान रखा था एक्सपेंडिचर, तो एक्सपेंडिचर तो हटाया, अब हमने इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया रेवेन्यू को हटा के, तो इसका साथ में डेप्रिसिएशन भी निकालेंगे, और डेप्रिसिएशन तो रेवेन्यू होता है, तो उसे लेस करना पड़ेगा। 1 साल का लगाएंगे, 1 ईयर का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, इसीलिए तो ये रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है 25%, लेस करना है। अभी बता रहा हूं मैं, और इसको भी पढ़ो। कह रहा इंटरेस्ट ऑफ ₹10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिटेड। क्रेडिटेड का मतलब प्लस का रखा है उसने, कौन से ईयर में? 2022 और 21 में। 2021 और 22 दोनों ईयर्स में उसने कर रखा है, दोनों ईयर्स में उसने कर रखा है, करेक्ट। कौन सा क्वेश्चन था भाई? क्वेश्चन नंबर 9 था, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी, तो उसने 2021 एंड 22 में क्रेडिट कर रखा है, यानी प्लस कर रखा है पहले से ही, तो इसको क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, मतलब माइनस करना पड़ेगा। पहले से प्लस कर रखा है, क्रेडिट का मतलब होता है ऑलरेडी प्लस कर रखा है, तो उससे प्रॉफिट बढ़ रखा है, तो भाई उसको हटाओ, क्योंकि ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट हमें मिला, तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस कर रखा है। ये वो है जिसको हमने क्या कर रखा है, ट्रीटेज एज व्हाट, इनकम, इनकम वाला है। ये नॉन रिकरिंग इनकम आप मान लो एक तरीके से, ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स का है, ये आना नहीं चाहिए वैसे। हाँ जी, हाँ, ये बिजनेस, ये ऑपरेटिंग बिजनेस का नहीं है, नॉन ट्रेड वाला है, उसको लिखना ही नहीं होता है गुडविल में। नॉन, ना तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ना तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट लेते हैं। हाँ जी, ये ऑलरेडी प्लस कर रखा है गलती से, तो इसको हटा देना है, समझ रहे हो? तो इसके हम लोग ऑलरेडी प्लस कर रखा है, क्रेडिट का मतलब प्लस होता है, तो हमें सही करने के लिए माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज अगर हम इसको पहले एसेट्स ही नहीं मान रखा था, हमने कार खरीदा था उसको एक्सपेंस मान रखा था, एसेट्स माना नहीं उसने, तो एसेट्स नहीं मान रखा था, तो हमने डिप्रिसिएशन घटा नहीं रखा है होगा। तो जब उसको कार मानेंगे, फिक्स एसेट्स मानेंगे, तो मानने के लिए तो 1 लाख तो ऐड कर दिया, लेकिन साथ साथ में उसकी डेप्रिसिएशन भी तो घटाओ, डेप्रिसिएशन तो घटानी चाहिए, पहले हमने मान ही नहीं रखा है तो घटा नहीं रखा है, तो अब घटा दो। तो या तो 1 लाख प्लस कर दो और 25,000 आएगा डेप्रिसिएशन पूरे 1 साल का, उसे माइनस कर दो, या फिर नेट करके 75 सीधा सीधा ऐड कर देंगे, 1 लाख माइनस 25, 75। तो हम यहाँ पे आ जाओ जी, मेन एडजस्टेड प्रॉफिट है, ये आपको निकलवा देता हूँ, यहाँ पे लिखो एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। 5 साल दिया हुआ एडजस्टेड प्रॉफिट के लिए, 2018, 19, 20 और 21 और 2022। पहले तो लिख लेते हैं कितने कितने प्रॉफिट दी हुई हैं, कितनी कितनी दी हुई हैं बताओ। 150, 355, 150, 355, 710, और ये लास्ट वाला लॉस है 590, तो 590 को माइनस कर लेना, माइनस ब्रैकेट, लॉस वाले को माइनस, ठीक है जी। अब आ जाओ जी, 2018 में कोई दिक्कत है? नहीं, 2018 में कोई
दिक्कत नहीं, इसको टेबल वाइज भी कर सकते हैं, कई बार लोग टेबल वाइज भी कर रखे होते हैं, आपको ऐसी प्लस माइनस मैं बता रहा हूँ। तो ये सीधा सीधा 1,50,000 ये तो सही वाला है। 2019 वाला भी क्या है, सही वाला, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं। 2020 वाला ये भी सही है। 2021 वाले में, क्योंकि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 होता है, ठीक है जी, तो ये तो आएगा 2022 लास्ट वाले में। लेकिन जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट था 10,000 का, ये दोनों साल का, 21 का भी बोला 22 का भी बोला, 31 मार्च, तो ये 10,000 एक तो यहाँ पे भी ऐड करेंगे और आप यहाँ पे भी ऐड करोगे। सॉरी, ये ऑलरेडी प्लस किया हुआ है तो माइनस करना है ना, माइनस करना है भाई, माइनस करना है। 10,000 2021 में भी माइनस और 22 में भी माइनस। ओके, अब लास्ट वाला ये कर लिया हमने। तो अब ज़रा इसकी जो ये 1 लाख का कार जो है नॉन रेकरिंग मान रखा था, एज अ डेबिट कर रखा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, तो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अब नहीं मान के उसको हम मानेंगे क्या, फिक्स एसेट। तो हम इसके लिए 1 लाख तो ऐड कर लेंगे, ब्रैकेट लगा के कर दिया है ताकि याद रहे, और इसका डेप्रिसिएशन जो आएगा उसे माइनस कर देना है। तो ये इसकी डेप्रिसिएशन है और इसकी कार की वैल्यू, और नीचे में हमने अलग से निकाल दिया भाई, डेप्रिसिएशन ऑफ कार इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 25/100, 25,000। ओके, तो ये जो 25,000 डेप्रिसिएशन है वो यही डेप्रिसिएशन है 25। अब एक चीज़ सुनना, पुराने बुक में ना एक क्वेश्चन हुआ करता था, तो वो आ सकता है आपकी मैडम एडिशनल देती, ठीक है, तो बस सुन लेना, ये समझ लेना है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मान लो सब चीज़ सेम है, बस एक और साल में सपोज लिख लेता हूँ 2023, और इसका कुछ भी प्रॉफिट दे दिया, मान लो 40,000 दे दिया है जी, 40,000 छोड़ 40 नहीं, 1,40,000 दे दिया। अब एक बात बताओ, इसकी मान लो कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, अगर होगा तो हम प्लस माइनस कर लेंगे, और कुछ भी नहीं है तो अगर मैं 1,40,000 लिखूंगा तो कुछ और भी यहाँ पे प्लस माइनस करना है क्या? डेप्रिसिएशन अभी भी लगाना पड़ेगा। ये सॉरी भाई, एक चीज़ थोड़ा ठीक कर लो, ये नीचे आना चाहिए, ये 2022 में आना चाहिए ना, ये 2022 में आना चाहिए, ये 2022 का है ना, हाँ जी। तो चूंकि 2022 में हमने कार 1 लाख का रिकॉग्नाइज किया, उसका डेप्रिसिएशन भी घटाया, तो कार तो 2023 में भी रहेगा ना, तो कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन स्टिल क्या करना पड़ेगा आपको, नेक्स्ट ईयर में, उसके नेक्स्ट ईयर में खुद से डेप्रिसिएशन घटाना पड़ेगा, जो कि बच्चे घटाना भूल जाते हैं, नहीं करते हैं। 25,000 का ये घटाना पड़ेगा डेप्रिसिएशन, और तब जाके अगर 2024 भी होएगा, 2 साल आगे होएगा, जिस साल में कार वाला, जब कार आप परचेज करो ना, फिक्स एसेट, कार, मशीनरी, कुछ भी, तो उस साल तो उसका डेप्रिसिएशन घटाना ही है, उसके अगले साल में भी खुद से घटा देना है। WDV कहेगा तो WDV के हिसाब से, स्टेट लाइन बोलेगा तो स्टेट लाइन के हिसाब से, जैसा मेथड बोलेगा उस हिसाब से। तो ये वाला एडिशनल एक एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, तो यहाँ पे ये तो नहीं आएगा, ये मैंने हटा दिया। अब ये कर दो जी, कितना आ गया है, तो ये तो आ गया 5 लाख, ये आ गया 10,000 लेस करा तो 7 लाख, और ये देखो यहाँ पे लॉस है 5,90,000, तो 590 में 5,90,000 लॉस है, और प्लस करना है 75 और माइनस स्टिल करना है 10,000, ठीक है जी। 5,90,000 का जो लॉस है माइनस आइटम, ठीक है ना, तो इसमें माइनस लिख लो आप, और 10,000 दोबारा से माइनस वाला है, तो ये दोनों मिलके कितना हो गया, माइनस और माइनस होके 6 लाख का हो गया माइनस आइटम, और 6 लाख वाले में 75 पॉजिटिव है, तो ये अल्टीमेटली कितना आ जाएगा, 5,25,000। तो इसमें इस वाले में गलती होने के चांसेस रहते बच्चों को, 2022 वाले में, ये मेन इंपॉर्टेंट था, समझ रहे हो आप। अब तो हो जाएगा सही, तो 5 प्लस ये 12 हो गया, 12 लाख, प्लस आपका ऊपर में भी 5 हो गया, एंड प्लस 5,25,000। अगर टोटल करोगे तो 22 लाख
25,000 आएगा। तो जब आप एवरेज प्रॉफिट निकालोगे यहाँ पे लास्ट में एवरेज प्रॉफिट निकालोगे तो सीधा सीधा टोटल ले लूँ क्या, 22,25,000 डिवाइडेड बाय 5, तो रुपीज़ कितना आ गया। और गुडविल निकालना हो, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है, तो 4,44,000 इंटू 4 कितना आ गया। हाँ जी, कहाँ पे गलती करी है। हाँ जी, अरे एक चीज़ गलती कर दिया ना आपने, ये तो लॉस वाला है ना भाई, ओहो। तो प्लस की जगह पे हमने माइनस करना था, तो 22,25 माइनस ये हो जाएगा, ये आपका आएगा 11,75,000 11,75,000 में आपको 5 से डिवाइड करना है। तो ये जो आपका आएगा, इतना ज़्यादा आता नहीं है ना, तभी तो गलती। तो ये आएगा 2,35,000। तो लो रुपीज़ 9,40,000, करेक्ट। आ गया जी आंसर समझ में। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ऐसा एक इलिस्ट्रेशन है वो भी कर लेना आप, और जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें सेल किया है, ठीक है। तो जब भी फिक्स एसेट्स और वेटेड एवरेज वाले में भी आपको नहीं है, सुपर प्रॉफिट वाले में आपके 3 क्वेश्चन है वो भी कर लेना है, क्वेश्चन 23, 24 एंड 25। वो भी एकदम सिमिलर ऐसा ही है, कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं होएगा तो नेक्स्ट क्लास में तो बता ही दूंगा मैं, बट अच्छे से क्वेश्चन नंबर 10 को अच्छे से एकदम प्रैक्टिस करना है, और इसके ऊपर एक इलिस्ट्रेशन से वो भी प्रैक्टिस कर लेना है। और मैडम जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन देंगी वो पक्का पक्का वैसा वाला रहेगा जिसमें 2-3 साल में डरने लगाना है। और कोई डाउट है तो बता दो जी। चलो तो आज की क्लास यहीं तक रख दें, नेक्स्ट क्लास में हम जो डाउट होगा वो करा देंगे, और नेक्स्ट जो है क्लास में कैपिटलाइजेशन मेथड, और नेक्स्ट क्लास में ऑलमोस्ट ये गुडविल खत्म हो जाएगा चैप्टर। हाँ जी, तो राइट, तो आज की क्लास यहीं तक है भाई, ठीक है, ओके। और रुक जाओ एक सेकंड। हाँ जी, तो आज की क्लास भाई यहीं तक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है नेक्स्ट वाला मेथड करेंगे, कैपिटलाइजेशन मेथड।